कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग फिर से प्रेज़ेंट हुए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सेट के साथ। ये ज्योग्राफ़ी का सेट है जैसा कि आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो ज्योग्राफ़ी का है। ज्योग्राफ़ी में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किन प्रश्नों के बनने की संभावना है, संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद आपके पास ये सेट लाया गया है। ये सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए सेट को लगाते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर करने ज़रूरी हैं। ध्यान रखिएगा इसके साथ-साथ जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे माँगे जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप उन प्रश्नों के उत्तर करने के प्रयास तो ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? बिल्कुल, सैन्य भूगोल जो है, वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं होता है। यहाँ पे व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये तीनों सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड है, अतः ये सामाजिक भूगोल का हिस्सा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो राजनीति का अर्थ होता है निर्वाचन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया। तो निर्वाचन भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और अ, इसके बनने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का ऐतिहासिक भूगोल। कृषि आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपको पता है। संसाधन में भी आर्थिक क्रिया होता है और उद्योग में भी आर्थिक क्रिया होता है। तो ऐतिहासिक भूगोल ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद अ, देशों में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आबादी वाले देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है जो निवास करता है। यानी कि जो 10 सबसे आबादी वाले देश है ना, उसमें कुल विश्व की जनसंख्या का 60% अकेले रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, कहता है किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो देश के निवासी। अगर देश के निवासी तकनीकी और संसाधन के सदुपयोग से परिपूर्ण होंगे, तो देश का विकास भी सही तरीके से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर क यानी कि देश के निवासी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है जॉर्ज बी क्रेसी का है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर है। जॉर्ज बी क्रेसी, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन-सा है? तो नदी घाटी क्षेत्र विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में जो सभ्यताएँ विकसित हुई ना, वो नदी घाटी क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही हुई। तो उनका विकास भी जल्दी से होता गया और वहाँ की जनसंख्या भी जल्दी से बढ़ती चली गई। तो ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन-सा है? तो नदी घाटी क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो बिल्कुल जलवायु। जलवायु जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था जलवायु के बारे में, आपको याद होगा, जो लैंड फ़ॉर्म्स था। लैंड फ़ॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लैंड फ़ॉर्म्स क्या होता है? एल से लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, एन से नियरनेस फ्रॉम सी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशंस करंट, आर से रेन, एम से माउंटेन और एस से सॉइल। ये सारी चीज़ जो है ना, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी भी जगह के जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है अधिक लोग निवास करते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है? तो जो विकसित हो जाते हैं वो चतुर्थ अवस्था में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। मान लीजिए 1000 पुरुष में कहीं 900 स्त्रियाँ हैं, तो लिंग अनुपात क्या हो जाएगा? 900 होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रति 1000 पुरुषों में जो स्त्रियों की संख्या होती है ना, जो स्त्रियों की संख्या होती है, उस स्त्रियों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिए, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो वृद्धि और विकास दोनों ही मूल्य सापेक्ष होता है। इसमें क और ख दोनों आंसर हो जाएगा। वृद्धि भी और विकास भी दोनों ही मूल्य सापेक्ष होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो जापान जो है, वहाँ का जो जीवन प्रत्याशा है ना, वो सर्वाधिक है। क्यों है? रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि जापान के लोगों की मतलब शारीरिक बनावट कह लीजिए या भौगोलिक क्षेत्र वहाँ का इस प्रकार से है कि जीने का जो लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मानव विकास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊँचा है? तो बिल्कुल श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है ना, वो भारत से ऊँचा है। इसे आपको ध्यान में रखना है, श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस देश के कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं ना, जो श्रमिक, उसे लाल कॉलर कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं उसे व्हाइट कॉलर कहा जाता है। आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएँ प्राचीनतम है? तो भोजन का संग्रह और आखेट। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था ना, लोग भोजन का संग्रह किया करते थे और आखेट किया करते थे। आखेट मतलब शिकार किया करते थे। तो भोजन का संग्रह और आखेट जो है ना, वो मानव की प्राचीनतम क्रियाएँ हैं। इनको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो प्रकृतिवाद, आप ध्यान रखिएगा, प्रकृतिवाद, साथ में नियतिवाद और निश्चयवाद, यानी कि ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अ, अर्धकुंड के लेखक कौन हैं? तो अर्धकुंड के लेखक कार्ल रिटर है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धकुंड के लेखक कार्ल रिटर होंगे। आगे चलते हैं। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फैब्रे ने किया था। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फैब्रे ने किया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो बी डी लाप्लास, यानी डी लाप्लास से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई? तो बेरेनियस द्वारा की गई थी। बेरेनियस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन हैं? तो जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक जो हैं वो बेरेनियस है। बेरेनियस, ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। ये ऑप्शन घ होगा, इसका नंबर आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। यहाँ कॉल रिटर बाय मिस्टेक हो गया है, आप अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 26 ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, कौन लिखा है? तो ज्योग्राफिया पुस्तक इरोटेस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 17.5%, बिल्कुल 17.5% जो है ना, वो अकेले भारत कवर किया हुआ है विश्व की कुल जनसंख्या का। और आपको पता होना चाहिए कि 2023 तक 2023 तक हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बनने जा रहे हैं। सभी देशों को हम लोग लीड कर देंगे, चाइना को भी। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जीवन की संभावना बहुत कम होती है, पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए जनसंख्या सबसे कम है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में नाइजीरिया जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आगे देखिए, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? तो सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है, चौथा, याद रखिएगा।
33 कहता है जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो याद रखिएगा प्रथम अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्न में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो जलवायु जो है वो शीतोष्ण जलवायु जो है वो सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। ना ही ज़्यादा शीत, ना ही ज़्यादा उष्ण, शीतोष्ण जलवायु। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करना है। तो क्या पहला विकल्प कहता है जन्म दर तथा मृत्यु दर निम्न होता है? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या दर निम्न तथा मृत्यु दर उच्च होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। तीसरा कहता है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न होता है? नहीं, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में। प्रथम अवस्था में दोनों ही क्या होगा? उच्च होगा, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। आप इसको याद रखिएगा, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार थॉमसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या कहता है? इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रहती है। मान लीजिए 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में अगर 400 लोग रहते हैं, तो 400 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व क्या है? उस टोटल क्षेत्र की हम लोग जनसंख्या घनत्व को क्या मान लेंगे? 400 मान लेंगे, 400 मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो दोनों विशेषताएं यहाँ प्रदर्शित होती है, यानी कि कौर को आयु की संरचना का पता चलता है और लिंग संगठन का भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जनसंख्या पिरामिड में बाएं भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होने का क्या कारण है? जनसंख्या का जो पिरामिड है उसका जो बायां भाग है वो दायां भाग से अगर ज़्यादा चौड़ा नजर आए, कुछ इस प्रकार का, तो इससे क्या पता चलता है कि पुरुष की जनसंख्या अधिक है। बायां भाग चौड़ा होगा, अगर बायां चौड़ा है याद रखिएगा तो पुरुष की जनसंख्या अधिक है, और दायां चौड़ा होगा तो महिला की जनसंख्या अधिक होगी। इसको याद रखिए, पुरुष की जनसंख्या अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो जन्म दर मृत्यु दर अगर समान है तो जनसंख्या कैसी है? स्थिर जनसंख्या। जैसा कि आपको पता है 100% सॉल्यूशन आपका कर दिया गया है। और ध्यान में रखिए, आपके लिए जितने सारे भी प्रश्न लाए जा रहे हैं, जब तक आपका ज्योग्राफी का एग्जाम नहीं होता है आप चैनल से बने रहें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे, उस तरह से आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा, हो सकता है आज ही कर दिया जाए या आने वाले कल में आपको एक वीडियो मिल जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।